सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम करती हूँ। नाज़रीन, फॉरेन फंडिंग केस जिस पे जल्दी फैसला देने के हवाले से कल और पीडीएम ने एहतजाज किया। ज़ाहिर आज इसी हवाले से हैपनिंग का दिन था। याददाश्त जमा करवाई गई पीडीएम की जॉइंट सिलेक्शन कमीशन में। वज़ीर आज़म का बड़ा अहम खिताब था। वज़ीर आज़म ने आज गैर रस्मी गुफ्तगू सहाफ़ियों से की और वाना में उन्होंने जो बात कही फॉरेन फंडिंग के हवाले से वो कुछ इस तरह से थी कि उन्होंने कहा कि जो भी फैसला हो उसको पब्लिक किया जाना चाहिए, चाहे वो हमारी जमात का हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो। बल्कि उन्होंने तजवीज़ ये दी कि टीवी पर नशर कर दिया जाए, ये नाम बताए जाएं, जो सरबराहान है वो बैठकर ये तमाम फैसला सुने। और हमें कोई हिचकिचाहट नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। हम ये जानते हैं कि शौकत खानम के जो पैसा आया वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने दिया गया और ऐसा कोई फंडिंग जिस पर इल्ज़ाम अपोजिशन लगा रही है इसमें कोई सदाकत नहीं है। इलेक्शन कमीशन अब पाबंद है कि जल्द से जल्द इसका फैसला दिया जाए। याददाश्त क्या है ज़रा वो मैं आपको क्विकली बता देती हूँ, जिसमें ये कहा गया है जो सिकंदर सुल्तान रजा साहब हैं उनको मुखातिब करके जो पीडीएम है वो ये कह रही है कि 14 नवंबर 2014 में पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस दायर हुआ। ये आपको स्क्रीन पर भी अभी हम दिखाएंगे। और अब 2021 आ चुका है, 6 बरस से ये केस चल रहा है, अभी तक इसका फैसला नहीं आया। संगीन बेज़ाब्तियों के इल्ज़ामात हैं, ना ही शफाफ और ज़्यादा तहकीकात हो सकी हैं, कोई फैसला भी इस पर अभी तक नहीं हुआ है। लुबे लुबाब ये है कि जो अभी तक तारीखी हरबे पीटीआई ने इस्तेमाल किए हैं, सवाल उठा रही है पीडीएम कि आखिर क्यों एक मुल्जिम को तारीखी हरबे इस्तेमाल करने का मौका फराहम किया गया। और अब ये कहा गया है कि जल्द से जल्द इसका फैसला दिया जाए और उस पर तमाम लोगों के दस्तखत भी हैं। और आखिर में ये कहा गया है कि इस्तदा करते हैं कि तमाम तर इक़दाम को जल्द से जल्द बरोए कार लाया जाए और एक नेक नियती मुश्तमिल फैसला दिया जाए। लेकिन अभी अकबर एस बाबर साहब गुफ्तगू कर रहे थे, आपने सुनी, उन्होंने कहा कि स्क्रूटनी कमेटी है, इस पर मुझे बिल्कुल कोई एतबार नहीं है। ये पहले ही मैं कह चुका हूँ कि स्क्रूटनी कमेटी काम ठीक कर ही नहीं रही है, ठीक है ही नहीं। लेकिन उसके बरस शाह खबर कहते हैं कि स्क्रूटनी कमेटी जो है वो अपना काम जी कर चुकी है और उसने बेहतरीन काम किया है। अब तक की जो सूरत हाल है वो हक में जा रही है पीटीआई के। उन्होंने कहा कि जो तमाम तर स्क्रूटनी कमेटी अदम एतमाद के बाद कार्रवाई रोक दी गई है और अब स्क्रूटनी कमेटी अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा कराएगी। तो अब इसी तमाम तरह सूरत बात करने के लिए मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। कराची स्टूडियोज़ में नज़ीर लगारी साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपका। फिरदौस शमीम नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और आना एहसान मेरे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपसे फिरदौस साहब गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी। आती हूँ मैं इस मौजू पर, लेकिन ज़रा पहले बताइए, आज आपने अपना इस्तीफ़ा जमा कराया, क्या कोई दबाव था, पार्टी की तरफ से कहा गया था इस्तीफ़ा पेश करने को? जी देखिए, पहली चीज़ तो ये है, रेजिग्नेशन मैंने खुद पेश किया है, कोई पार्टी की तरफ से दबाव नहीं है। जब मैंने पेश किया था मैं कहा मुनासिब वक्त आने पे मैं इसकी तफसीलात बता दूंगा। अच्छा, ये एक अमानत होती है पार्टी की तरफ से, एक इज्जत का होता है। मैं समझता हूँ कि मैं जो भी वजूहात हैं जिनका मैं अभी जिक्र नहीं करना चाहता, मैंने इस वक्त बेहतर यही समझा कि मुझे ये ओहदा छोड़ देना चाहिए। मेरे ख्याल से वक्त आने पे आप सबको क्लियर हो जाएगा कि मैंने ये क्यों छोड़ा। अच्छा, और ओहदा छोड़ के भी पार्टी की वैसी ही खिदमत करते रहेंगे आप? इंशाल्लाह। ठीक है। फिरदौस साहब ज़रा इस पर आते हैं, ये जो ज़ाहिर एक हंगामा बरपा है, खुद अकबर एस बाबर जो कि मुनारिफ थे, ज़ाहिर पीटीआई छोड़ के गए, फिर उन्होंने ही यहाँ से आगाज़ किया। वो कह रहे हैं 6 साल हो गए हैं, ना मुझे स्क्रूटनी कमेटी पर कोई एतमाद है, ना ये सही से काम कर रही है। आप लोग लेकिन मुतमईन हैं, आप कहते हैं कि जी हमारा कोई केस ही नहीं है। खुद वज़ीर आज़म ने आज तजवीज़ दे दी कि टीवी पर बिठा के फैसला सुनाया जाए और लोग बैठ के सुने जो सरबराहान हैं पार्टी के। तो वाक़ईतन आपको लगता है कि इस केस में आप लोग आराम से निकल जाएंगे? जी देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि पूरे पाकिस्तान को पता है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी में जब भी सर्वे हुआ है मोर देन 95% पीटीआई के सपोर्टर्स हैं और पीटीआई की बेहतियाशा फंडिंग बाहर से आई लेकिन पाकिस्तानियों से आई। अच्छा, अब इसको फॉरेन फंडिंग नहीं कहा जा सकता। सही है। और ये भी अपनी जगह दुरुस्त है कि पीटीआई जो है उसने खुद मुल्क पाकिस्तान के अंदर पब्लिक से काफ़ी पैसा जमा किया इलेक्शन कैंपेन के लिए।
ये पहली दफा आप जब देखेंगे कि जब से पीटीआई इलेक्शन लड़ रही है, उन्होंने जब इलेक्शन में अपनी कैंपेन का हिसाब दिया तो हम टीवी पे एडवर्टाइजिंग की, उसकी फंडिंग भी पूरी दिखाई कहाँ से आई है। और हमारी वो एडवर्टाइजिंग कैंपेन कोई छोटी कैंपेनें नहीं थी, हमारी 50 करोड़ से लेके 1 अरब तक की कैंपेन्स चलती रही। ठीक है। और उनकी फंडिंग अगर जायज तरीके से नहीं होती तो हम बहुत, बल्कि दूसरी जमातों ने कुछ नहीं दिखाया, हमारी कैंपेन्स का ऑडिट हुआ है। ठीक है। और 40,000 डोनर्स के नाम दिए हैं। बिल्कुल सही सर, पॉइंट टेकन यू करती हूँ, आपको बिल्कुल कंटिन्यू करती हूँ। यही वो बात है जिस पर मुतमईन है तहरीक इंसाफ। वापस आते हैं अपने प्रोग्राम पर। अब ज़ाहिर जो बात आप कर रहे हैं अभी फिरदौस साहब, वो आपकी जगह सही है, लेकिन जो याददाश्त मेरे सामने है जो आज जमा कराई है पीडीएम ने, वो कहते हैं कि ना सिर्फ जान से मारने की धमकियां मौसूल हो रही हैं अकबर एस बाबर को, बल्कि वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि ये जो 23 खुफिया बैंक अकाउंट्स हैं इनकी तफसीलात दे ईसीपी, ये उनका काम है। और अभी तक जो पीटीआई जनवरी 2021 में कबूल कर चुकी है कि गैर कानूनी फंडिंग हुई है पार्टी को। जी देखिए, जहाँ तक मुझे पता है 2014 में अगर ये केस हुआ है तो 2018 के 4 साल तक तो जितनी भी इसके अंदर स्क्रूटनी या चेंज ऑफ प्रोसीजर करना था वो नवाज शरीफ की हुकूमत के हाथ में था और पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन थी, दोनों मिलकर जो कानून बनाना चाहते बना लेते। और जो डायरेक्शन चेयरमैन भी इलेक्शन कमीशन का जो है इनका अपॉइंटेड था, जो मेंबरान थे वो भी इन दोनों जमातों के फैसले थे। तो हमारे साथ क्यों रियायत बख्शी जा रही थी अगर हमारे केस में कोई जान नहीं थी या हम बिला वजह डिले कर रहे थे, कानून के तकाजे नहीं पूरे कर रहे थे, तो उनकी तरफ से हमारी मजम्मत होनी चाहिए। सही। उसके बाद 2018 में अगस्त में हम लोग आए हैं तो आप 1.5 साल का तो कह सकते हैं, और उसके बाद तो खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहती है कि कोविड हो गया फरवरी से। बिल्कुल। तो उसका तो पीरियड का तो कोई भी हिसाब पाकिस्तान में नहीं दे सकता, पूरी दुनिया में कोई हिसाब नहीं दे सक रहा। कोविड के खौफ के अंदर ना लोग आते थे, ना विटनेसेस आएंगे। हाँ जाहिर है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सुस्रवी का शिकार हुआ है मामला। लेकिन अब तो खैर बिल्कुल जानिब है ऑपोजिशन के, जी फैसला आए, बहुत साल हो गए हैं, लेकिन इस पर सवाल नून लीग से ही बनता है। राना साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूंगी। अब 6 साल पुराना मामला है ना, अभी इनको तो आए 2.5 साल हुए हैं, इससे पहले तो आपकी हुकूमत थी। ये जब फॉरेन फंडिंग केस आया तो आपको तो चाहिए था उसी वक्त जल्दी आप जाहिर कहते ये इस इदारे को, इलेक्शन कमीशन को, कि जी ये करें, ये पिछला 6 साल पुराना केस आज आपको याद आ गया। कहाँ आप लोग लॉन्ग मार्च कर रहे थे, इस्तीफे दे रहे थे, और अब आप कह रहे हैं कि जी फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाए। क्या कोई और राह सुझाई नहीं दे रही आप लोगों को? देखिए, जब पीटीआई से रसीदें मांगे तो पीटीआई जो है वो मासूम बन जाती है और कहती है कि पहले तो इनकी हुकूमत थी, इनसे पूछे इन्होंने 30 पिटिशनें इसको रुकवाने के लिए क्यों की। ये सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट और कोई इन्होंने कोर्ट नहीं छोड़ा पाकिस्तान में कि इसके ऊपर जो है ये डिले हो जाए, ज्यूरिसडिक्शन का ये लड़ाई डाली रखे कि ये ईसीपी सुन नहीं सकती। तो इन्होंने तो हर हरबा जो कानून में था वो अपनाया इसको डिले करने के लिए। तो इस वजह से हमारे दौरे हुकूमत में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो असल सवाल जो बनता है वो ये बनता है कि ये सारे मामला तो हल हो गए और ये तय हो गया कि ईसीपी ही इसको सुनेगी, क्योंकि ईसीपी में ये अपने फाइनेंशियल जमा कराते हैं अपने पार्टी के। तो पिछले 3 सालों से कौन सी स्क्रूटनी कमेटी स्क्रूटनी कर रही है जो मुकम्मल नहीं हो सकी? कौन सा ऐसा मामला है जो 3 साल तक तय नहीं पाया? कौन सी ऐसी इंक्वायरी है? ये तो एक तो अभी आपको एतमाद तो है ना ईसीपी पर? जाहिर है आपने एहतजाज किया, आज याददाश्त जमा कराई, जो भी फैसला दे ईसीपी कबूल तो होगा ना आप लोगों को? नहीं, देखें, ये तो सवालिया निशान है ना कि किसके प्रेशर पर स्क्रूटनी कमेटी ने अपनी इंक्वायरी नहीं मुकम्मल की। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमें धरना क्यों देना पड़ा, हम क्यों वहां जो है कल हमने एहतजाज किया इस चीज को हाईलाइट करने के लिए? इसका यही मतलब है कि नॉर्मल तरीके से काम नहीं चल रहा था। अच्छा। और ये जो शमीम साहब ने बात की कि ये तो डोनेशन इकट्ठी करते हैं और कोई ऐसा मामला नहीं है, हम तो करते रहे इश्तिहार, ये इतना सिंपल मामला नहीं है। अगर इतना सिंपल नहीं है, कल मरियम साहबा कह रही हैं इजराइल और भारत से फंडिंग हुई है पीटीआई को, तो ये सबूत दे दिए आपने इलेक्शन कमीशन में? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि 23 अकाउंट तो इन्होंने छुपाए जो अनडिक्लेयर्ड थे। इधर पैसा वसूल करते रहे, इन्होंने हर अकाउंट पार्टी ने डिक्लेयर करना होता है इलेक्शन कमीशन के सामने। तो 23 तो वो अकाउंट निकले जो अनडिक्लेयर्ड थे।
उसके अलावा ये अगर नॉर्मल पाकिस्तानी की डोनेशन है फिर तो कोई केस नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तानियों की डोनेशन नहीं है। लेकिन राना साहब आप जानते हैं ना कि केस सिर्फ पीटीआई का नहीं है, नून का भी केस है, पीपी का भी केस है, फैसला तो फिर सबका आएगा, सिर्फ एक पार्टी का तो नहीं आएगा। बिल्कुल सब पे करें, लेकिन अभी तो हम इनके केस की बात कर रहे हैं। अभी ये अपना जवाब दें, अपनी रसीदें जमा कराएं, हमारी बारी आएगी तो हम भी दे देंगे। तो बारी एक साथ नहीं आएगी, 6 साल से क्यों है बारी एक साथ नहीं आएगी, तो इनके एक साथ ले आए आप। अच्छा जी, कबूल है, ठीक है, लेकिन मेरा सिर्फ आखिरी मौका ये है कि ये आपकी अकाउंटेबिलिटी को एक्सपोज करता है। राइट, कि जहां नवाज शरीफ की बात आती है तो वहां तो बुलेट स्पीड पे जो है कार्रवाई होती है। सही है, बिल्कुल सही, राइटली आप कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो अक्रॉस दी बोर्ड हो, सबकी हो, सिर्फ एक पार्टी की ना हो। पॉइंट टेकन। लगारी साहब क्या लग क्या रहा है, क्या होगा? ये जो इलेक्शन कमीशन है, फॉरेन फंडिंग केस है, ये एक नया तहलका होगा, इसका जो भी नतीजा आता है, या फिर आपको लगता है कि इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला? देखिए, 2-3 सूरतें हैं इसकी। पहली बात तो ये है कि ये जो कहा जा रहा है, और एक से ज़्यादा मरतबा कहा जा रहा है कि 23 ऐसे खुफिया अकाउंट्स थे जिनको मंजर आम पर नहीं लाया गया था। अगर ये साबित हो जाता है तो मामला किस तरफ को जाएगा? फिर मेरे ख्याल में जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी वो सुप्रीम कोर्ट में मूव करेगी कि इस पार्टी ने इतने अकाउंट्स जो हैं वो कंसील किए, लिहाजा अब इस पार्टी के खिलाफ कार्रवाई हो। कार्रवाई की सूरत क्या हो सकती है? पार्टी को डिफंड किया जा सकता है फ्राम द सुप्रीम कोर्ट। ये कम से कम एक सूरत हाल ऐसी हो सकती है, या उसके मेंबर्स जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं वगैरह वगैरह। ये सारा कुछ एक सूरत हाल। दूसरी सूरत ये है कि स्क्रूटनी कमेटी क्या रिपोर्ट देती है। फिर ये जो स्क्रूटनी कमेटी है उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है, या उसका अपना ये म्यार है। ये भी फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा। जाकर सुप्रीम कोर्ट ये देखेगी कि स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट जो है वो क्या है। एक नया पंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है। मेरा ख्याल है कि एक नई सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा होने जा रही है, लेकिन इससे किसी का निकलना जो है वो आसान नहीं है। अगर स्क्रूटनी कमेटी ने किसी प्रेशर में कोई फैसला दे भी दिया तब भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट की तरफ चला जाएगा, और वहीं से ही फैसला आएगा। मेरे ख्याल में कि बहुत बड़ा इससे हमें बहुत सी चीज़ें नज़र आ रही हैं, और सोशल मीडिया तो और चीज़ों से भी भरा हुआ है। और मैं नहीं कहता हूँ, ना मेरी ना ख्वाहिश है, ना बिल्कुल कोई पाकिस्तान का कोई भी शहरी नहीं चाहता होगा कि कोई नॉन डेमोक्रेटिक रवैया अख्तियार किया जाए, या कोई गैर जमहूरी ऐसा ऑप्शन दिया जाए, मुल्क को इंतशार की जानिब धकेला जाए, हर शख्स परेशान हो जाए कि यहाँ पर हो क्या रहा है। पॉइंट टेकन, बिल्कुल आपने सही बात की है लगारी साहब। अब जाहिर है ये सारा मामला शुरू कहाँ से हुआ था, नाजरीन जानते हैं कि एहतजाज शुरू हुआ कि इलेक्शन फेयर नहीं हुए, फिर कहा गया कि जी लॉन्ग मार्च होगा, उस लॉन्ग मार्च की तारीखें जो हैं वो नहीं आई। कल जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बात की, उन्होंने तारीखों का बताया कि ये तारीखें हैं, और जिसमें एक तारीख उन्होंने कल की बताई कि कल जो है वो कराची में जो है वो मिलियन मार्च करने जा रही है, जिसका नाम है इजराइल मुर्दाबाद मिलियन मार्च, और ये JUI अकेले करने जा रही है। इसमें कोई पीपल्स पार्टी नहीं है, कोई नून लीग नहीं है, और ये एहतजाज का सिलसिला क्या ये यहीं तक होगा, या बाकी शहरों में जो एहतजाज होगा वो भी JUI अकेले करेगी? क्या प्लान क्या है? JUI फेस से कारी उस्मान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कारी उस्मान साहब आपके वक्त का। सर, ये 12 जनवरी को दरख्वास्त भी दी गई थी सिंध हुकूमत को। आज सिंध हुकूमत के तर्जुमान ने तो कह दिया है कि हमारी तरफ से परमिशन है, आप करें, पुरअमन एहतजाज होना चाहिए। क्या प्लान क्या है कल का आप लोगों का? देखें जी, ये तो आपके इल्म में है, और बल्कि आप के यहाँ चल रहा है कि इसराइल के हवाले से जो हमारी नाअहल और जालिमाना हुकूमत जो इस हवाले से उसकी इसराइल की हिमायत के हवाले से जो कुछ प्रोपेगेंडा हो रहा है या बातें हो रही हैं, उसके हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम ने फैसला किया था। कराची में अज़ीमुश्शान मार्च का ऐलान हमने किया था। तो कारी साहब, ये मुतालबा क्या होगा इस मार्च में आपका? क्या मुतालबा होगा? जी, मुतालबा क्या होगा इस मार्च में आपका? देखिए, इसमें मुतालबा हमारा ये है कि पहले तो हम इसमें इसराइल से नफरत और
जी जी फलस्तीनियों से इजहार हमदर्दी और यकजहती का ठीक है, दायरा है। ठीक है। और इसके साथ मुतालबे के तौर पे तो जाहिर है कि पूरी कौम और पूरी पाकिस्तानी कौम का ये मुतालबा है कि इसराइल को तस्लीम किए जाने के हवाले से भी कार्रवाई हो रही है या जो भी इसके लिए राह हमवार की जा रही है, ये पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम और बल्कि मैं ये कहूँ कि उम्मत मुस्लिम के उस वाज़ेह मौक़िफ़ के खिलाफ है। ठीक है, इसराइल को कोई तस्लीम नहीं करता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क़ारी उस्मान साहब ये मुतालबा कर रहे हैं कि हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस हवाले से पाकिस्तान के नाम को इस्तेमाल न किया जाए। पाकिस्तान एक इस्लामी मुमलिकत है सही। और पाकिस्तान जो है वो दुनिया का, ये देखें कि इस्लामी ममालिक में सबसे बड़ा जो है एक कुव्वत है और सबसे बड़ा मुल्क है। इस हवाले से तो पाकिस्तान जैसे मुल्क से अगर इसराइल की हिमायत की बात की जाए तो ये वैसे कोई हिमायत की बात कर तो नहीं रहा, हुकूमत भी नहीं कर रही। खैर चले, आप कह रहे हैं आपका एहतजाज है और आप कल करेंगे भी ये मिलियन मार्च और मुतालबा सामने हम नहीं कह रहे हैं। हुकूमत जो प्रोग्राम है हुकूमत का, मैं पूछ लेती हूँ ना, हुकूमती नुमाइंदे हमारे साथ हैं, आप साथ रहिए। फिरदौस साहब मुस्कुरा भी रहे हैं, क्या वजह है मुस्कुराहट की? और ये जो इल्जामात आप लोगों पर लग रहे हैं इजराइल की हिमायत के, ये क्या है? क्या जब किसी आलिम दीन और ख़ास तौर पे जो अशख़ास अपने आप को मौलवी कहते हैं या कारी कहते हैं या हाफिज कहते हैं, जब उनकी ज़बान लड़खड़ाने लगे तो सोच लीजिए कि वो सच नहीं बोल रहे। अच्छा, सच बोलते हुए आदमी की ज़बान नहीं लड़खड़ाती। अच्छा, एक मिसाल नहीं दी इन्हीं ने कि हुकूमत ने ये इक़दाम किए हैं जिससे ये जाहिर होता है कि ये हुकूमत जो है वो इसराइल को सपोर्ट कर रही है। मैं आपको यहाँ 10 बयानात के हवाला दे सकता हूँ हर फोरम के ऊपर। जब यूएई ने रिकॉग्नाइज किया, जब सऊदी अरेबिया ने रिकॉग्नाइज किया, तो हमने बड़े वाज़े तरीके से कहा कि पाकिस्तान इसराइल को जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं हो, हम नहीं। एक कारी साहब दिखा दे। देखिए ये जो मार्च कर रहे हैं ना, ये सिर्फ लोगों को उस्मान साहब कुछ बोल रहे हैं। जी जी क़ारी उस्मान साहब ये कुछ बोल रहे हैं। जी आप हिमायत करना चाहते हैं लेकिन आप ये कह रहे हैं। अभी आपने दिल की बात कैसे जान ली क़ारी उस्मान साहब के करना चाहते हैं? आप मुझे जो है आप मुझे ये कह रहे हैं कि ज़बान लड़खड़ा रही है। मैं गाड़ी से उतर के आ रहा था, मेरी ज़बान कभी भी नहीं लड़खड़ाएगी। आपका अमल जो है, जब आप आए तो आपने सबसे पहले किया है, मेरा फैसला किया है, उसके बाद जो है वो आसिया मलूना के बाहर भेजने का किया है। उसके बाद तीसरा काम आपने जो किया है कौमी असम्बली में, आपकी एक रुकनी असम्बली में जो खातून क़ारी उस्मान साहब, लेकिन देखिए बज़ाहिर हुकूमत का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, हुकूमत ने ऐसा कोई मौक़िफ़ भी नहीं दिया, वज़ीर आज़म का भी ऐसा कोई बयान नहीं है। सूबाई असम्बली का, आपके कौमी असम्बली के एक मेंबर ने कौमी असम्बली के फ्लोर पे गुज़श्ता साल, तो ये उनके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं आप या हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं? वो हुकूमत की एमएलए है। वो मैं आती हूँ फिरदौस साहब, आपकी जानिब आती हूँ ब्रेक के बाद। वो हुकूमत की आवाज़ थी। ये किस तरह कह रहे हैं कि चलें, बहुत शुक्रिया क़ारी उस्मान साहब, समझ तो नहीं आ रहा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं आती हूँ फिरदौस साहब, ब्रेक के बाद आपका मौक़िफ़ लेती हूँ। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, जरा समझ लेते हैं आखिर क्या कन्फ्यूजन है। खुद क्या अपोजिशन भी कन्फ्यूज हो गई है कि एहतजाज हो क्यों रहा है या किस लिए हो रहा है, क्या वो समझ नहीं पा रहे या हुकूमत समझा नहीं पा रही। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक जनाब। और ब्रेक से पहले क़ारी उस्मान साहब बता रहे थे कि जी ये बिल्कुल हुकूमत की हिमायत है और इसीलिए हम जो है कल मिलियन मार्च करने जा रहे हैं। फिरदौस साहब आपकी अब आप अपना मौक़िफ़ दीजिए, आप क्या कह रहे थे? जी मैं ये कह रहा था कि जब हुकूमत इसराइल की रिकग्निशन के ख़िलाफ़ है और शराइत है तो ये इन्हें मार्च करनी चाहिए हुकूमत की हिमायत पे कि हम इस हुकूमत का साथ देते हैं। और फिर तो बात बनती है
आप कल तकारीर देख लीजिएगा, ये लोगों को जमा करेंगे इसराइल के नाम पे, तकरीरें करेंगे हुकूमत के खिलाफ, और यही काम ये 5 फरवरी को भी करेंगे। इससे कि इनके बयानिए में अब जान नहीं रही, इससे कि मौलाना बेचारे पहले मिलियन मार्च लेके जा रहे थे, पिछले साल नाकाम हो गए, फिर लॉन्ग मार्च हो रही थी, उसमें से भी फिर उससे पहले दिसंबर में रेजिग्नेशन आ रहे थे, किसी ने सेनेट के इलेक्शन नहीं लड़ना था, इस हुकूमत को सेनेट के इलेक्शन से पहले फारिग होना था, और अब तो लोग इलेक्शन भी ले रहे हैं, सेनेट के इलेक्शन भी इतना दे रहे हैं, मार्च की डेट को भी लॉन्ग मार्च लग गया है, वो भी पता नहीं कब होगी या नहीं होगी। अब इनको क्योंकि अपना मूवमेंट मरता हुआ नजर आ रहा है, तो इसको जिंदा रखने के लिए ये ऐसे सहारे ढूंढ रहे हैं, इसराइल के खिलाफ, कश्मीर के हक में मार्च, या तो ये हर साल कर रहे होते, ठीक है, अब तो हम कहते कि जबरदस्त, ये तो सालाना करते आ रहे हैं, तो ये हर साल इसराइल के खिलाफ। आप कह रहे हैं प्रेशर टैक्टिक्स है और वो हुकूमत तो प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, हुकूमत रिलैक्स है, हुकूमत तो प्रेशर फील नहीं कर रही ना। ये है फॉल्स तरीका है, जैसे ज़ियाउल-हक साहब ने इलेक्शन जीता था। अच्छा, ज़ियाउल-हक साहब कहा पाकिस्तानियों से तुम्हें इस्लाम कबूल है, तो अगर तुम कहते हो इस्लाम कबूल है, इसका मतलब ये है कि मैं 5 साल हुकूमत करूंगा। अच्छा, इनका भी मतलब है तुम इसराइल के खिलाफ हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम इमरान खान के खिलाफ हो। ठीक है, होगी। चलें चलें, आपका मौक़िफ़ है, और ज़ाहिर है हमारे मुल्क में ऐसा होता है, किसी को गद्दार कह दो, यहूदी एजेंट कह दो, बस यही एक सूरत हाल है, ये एक तरीक़ेकार है, ये सियासतदान एक दूसरे पर इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं और ये बहुत आसान होता है किसी को कुछ भी कहना। राना एहसान साहब ऐसा ही है ना, कभी आप कहते हैं जी ये मोदी के यार हैं, कभी वो कहते हैं जी आप मोदी के यार हैं, आप गद्दार हैं, बहुत आसान है ये सब कुछ, ये ऐसे स्टेटमेंट देना। नहीं, मैं समझता हूँ कि सियासत बराए सियासत ही करनी चाहिए, और कोई भी स्टांस आप लें तो उसकी कोई बेसिस होनी चाहिए। यहाँ मोदी को यार कह के जो है हमारे पे इल्जाम लगाए गए बहुत ज़्यादा सारे, तो जो कि बड़ा अफसोसनाक है। लेकिन यहाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये फिर कहाँ से बात निकल रही है कि इजराइल के साथ जो है वो दोस्ती होनी चाहिए, क्यों कुछ एंकर्स इस आवाज़ को उठा रहे हैं, ये आखिर ऑपोजिशन तो नहीं आवाज़ उठा रही, तो ये कहाँ से निकल रही है। और जहाँ तक मेरे भाई शमीम ने कहा कि अब जान नहीं रही पीडीएम की, तो मैं इनसे पूछूंगा कि क्या चीनी सस्ती हो गई है, क्या बिजली जो है वो सस्ती हो गई है, पेट्रोल कम हो गया है, उसकी कीमतें इन्होंने कम कर दी है, अगर तो कम कर दी है तो वाकई जान नहीं। वैसे होना तो ये चाहिए था राना एहसान साहब, आप लोगों के एहतजाज से इतना प्रेशर बनता कि ये हुकूमत ना सिर्फ चीनी की कीमतें कम करती, लोगों को रोजगार मुहैया करती, परेशान हो जाती हुकूमत, परेशान नहीं कर पाए आप लोग हुकूमत को। जी राना साहब आपसे ही सवाल है मेरा। देखिए होना तो ऐसे ही चाहिए था अगर कोई लायक लोग या कॉम्पिटेंट लोग बैठे होते, लेकिन ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि ये सबसे नाअहल हुकूमत है पाकिस्तान की तारीख के अंदर, और इनको जगाने से भी ये नहीं जागे, और यही इनकी जो है ये साबित करें ना राना एहसान साहब की हुकूमत नाअहल है। ऑपोजिशन को तो ऑपोजिशन ही करनी चाहिए, आप लोगों ने तो हुकूमत पर इतना प्रेशर बनाना है कि हुकूमत परेशान हो जाए कि हम क्या करें, हम अवाम को रिलीफ नहीं दे पा रहे। आप लोग तो इलेक्शन कमीशन चले गए, कभी ब्रॉडशीट आ जाता है, अवाम के मामला कहाँ डिस्कस हो रहे हैं। मुझे सवाल जी जी मैं आती हूँ फिरदौस साहब, मैं आती हूँ। राना साहब वो हद बता दो कि चीनी की कीमत कैसे सस्ती करोगे। राना साहब ये बता दो, अगर इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल, सर एक एक करके बोले, मुझे समझ नहीं आ रही किसी की भी बात, सर एक एक करके बोले। राना एहसान साहब को अपनी बात करने दें फिरदौस साहब, फिर मैं आती हूँ आपकी जानिब। जी राना साहब। देखिए अभी हमारे एहतजाज जो हैं वो तो शुरू हुए हैं, अभी तो हम सिर्फ अपना नैरेटिव अवाम के पास लेके गए पहले तो फेज में। पूरा साल एहतजाज करेंगे आप लोग? बिल्कुल हम एहतजाज तब तक करेंगे जब तक इस हुकूमत से जान नहीं छुटती, और चली जाएगी 2 साल बाद तो ये हुकूमत, 2 साल बाद तो वैसे खत्म हो रहा है टर्नओवर। जी हमारे सारे एहतजाज जमहूरी होंगे। अच्छा, और वो देखें एक अच्छी और स्ट्रांग ऑपोजिशन जबरदस्त। सर पॉइंट है सर, पॉइंट है, क्विकली मुझे शो को आगे बढ़ाना है, लगाई साहब का मौक़िफ़ भी लेना है। जमहूरी तौर पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा, रिलैक्स हो जाएं फिरदौस साहब, रिलैक्स हो जाएं, जमहूरी तौर पर होगा, गैर जमहूरी कोई इकदाम नहीं होगा। जी कहा तो ना पापा डैडी मौलवी मूवमेंट बचाओ जिंदाबाद। अच्छा यानी कि आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला, महंगाई कम नहीं होने वाली। ये मूवमेंट है ही इन लोगों को बचाने के लिए,
वरना आ जाते नवाज शरीफ वापस, वो नहीं आते, उनके बेटे आ जाते, उनके समधी आ जाते। अगर काम की बात नहीं करेंगे, अपनी जिम्मेदारी की बात नहीं करेंगे। सर कोई अपने काम की बात नहीं कर रहा, मैं तो सवाल किए जा रही हूँ आप दोनों से। फिरदौस साहब मुझे जवाब नहीं दे रहे, वो आपको दे रहे हैं, आप मुझे नहीं दे रहे, आप फिरदौस साहब को दे रहे हैं। क्या करें, क्या करें हम बेचारी आवाम? पीटीआई अपनी जो इनकी जिम्मेदारी है उसके ऊपर ये बात नहीं करेंगे। वाकई ये जिम्मेदारी तो है, ये जिम्मेदारी तो है फिरदौस साहब आपकी हुकूमत की कि आप लोगों ने लोगों को रोजगार भी देना है, महंगाई को भी कम करना है। ये पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ती ही चली जा रही हैं। नए साल में 2 दफा तोहफा दिया आपने। जी मैं अभी आपको जवाब देता हूँ। जी जी, इस मुल्क के अंदर तारीख में इससे बेहतर पैकेज जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दिया गया है, लगारी साहब बैठे हुए हैं, अगर वो कह दें, बता दें कि दिया गया हो तो ठीक है। अगर इस मुल्क की तारीख में ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पास ऑर्डर्स इन हैंड इस पीरियड से कभी ज्यादा हुए हो। अच्छा, खुद एप्रा ने इश्तिहार में कहा कि इस वक्त हमारी इंडस्ट्री 100% कैपेसिटी पे चल रही है और हम मॉडर्नाइजिंग भी कर रहे हैं और एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से 10 लाख नौकरियों का इजाफा होगा। ये प्राइवेट सेक्टर इदारा है। हमने यही कहा है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप जानते हैं कि फैटफ के नए कवानीन के बाद ये जो हिडन टैक्सेस हैं ये बढ़ने जा रहे हैं? कौन से हिडन टैक्सेस की आप बात करना चाह रही हैं? कौन से हिडन टैक्सेस? सर ये हिडन टैक्सेस हैं। मैं लगारी साहब आपने गुफ्तगू दोनों की सुनी, मैं चाहूंगी अपना तज्जिया दे दें, क्या हो क्या रहा है हमारे मुल्क में? पहली बात यह है कि पाकिस्तान बहुत से मसाइल का शिकार है। सबसे बड़ा मसला जो है वो इस वक्त मुआशी मसला है कि पाकिस्तान के आम आदमी की मैशत जो है वो तबाह बर्बाद होकर रह गई है। आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद कम हुई है, गुर्बत की लकीर से नीचे लोग बहुत ज़्यादा चले गए हैं और अशिया सर्फ की कीमतें महंगी हो गई हैं, खाने पीने की अशिया बहुत महंगी हो गई हैं, यूटिलाइजेशन जो चीज़ों का होता है पेट्रोल का वो नहीं हो रहा है। और हुकूमत कह रही है कि वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो फिरदौस साहब बता रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा पेशरफ्त हुई है, तो आपके जो काटन ग्रोइंग एरियाज़ हैं वहाँ गन्ना पैदा हो रहा है। आपका जो बेस्ट इलाका था जहाँ पर जिसकी बुनियाद पर आपका काटन एक्सपोर्ट कारपोरेशन चलता था, वो तो आपके पास कपास है ही नहीं, आपको बाहर से मंगानी पड़ती है। जो बाहर से कपास मंगाता हो उसकी धागा मंगवाता हो, उसकी इंडस्ट्री कब तक चलेगी और कैसे चलेगी? आपने इंपोर्ट ओरिएंटेड टेक्सटाइल चलाना शुरू की है, तो इससे ज़्यादा मसाइल पैदा हुए हैं। और मौजूदा हुकूमत जो है अगर इसके ख़िलाफ़ सीरियस मूवमेंट होती और इशू बेस होती तो मेरे ख्याल में नतायज मुख्तलिफ होते और लोगों के साथ जाकर ये डायरेक्ट उनके दिल की तारों को छेड़ते और कहते कि जनाब ये लोगों का जीना दो भर हो गया है और महंगाई के खिलाफ लोगों को मोबिलाइज करते तो ज्यादा नतीजे अच्छे आते। यही पॉइंट है कि लगारी साहब बहुत शुक्रिया आपका, बिल्कुल आपने राइट बात की है कि अगर ये होता तो वाकई इसका नतीजा बेहतर निकलता, आवाम के हक में निकलता। अच्छा, आवाम की बात मैं कर रही हूँ तो ब्रेक पर जाने से पहले ज़रा बता दूँ कि कोविड-19 जिसकी वैक्सीन दुनिया भर में अब लोगों को लगना शुरू हो गई है, पाकिस्तान अभी उस लिस्ट में शामिल ही नहीं हुआ और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने बुकिंग करवाई ही नहीं है कोविड-19 की। वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीन का उसूल मुमकिन बनाया जाए। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने अभी आपने सुना गुफ्तगू करते हुए कहा कि अभी हम इतनी बड़ी आबादी के मुल्क के लिए जो है वो वैक्सीन हर शख्स को नहीं मिल सकती। तो ब्रेक में ले रही हूँ, वापस आऊँगी। डॉक्टर फैसल महमूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम इस तमाम तरह सूरत हाल पर बातचीत करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें अभी वैक्सीन के हवाले से कोई हतमी बात सामने नहीं आई है। डॉक्टर फैसल सुल्तान जो गुफ्तगू कर रहे हैं उन्होंने ये बताया कि 1 मिलियन डोजेज़ जो हैं वो फराहम करने के लिए काम जारी है, लेकिन उन्होंने तारीख अभी भी नहीं बताई है। 2 वैक्सीन है, एक है एस्ट्राजेनेका और एक है साइनोफार्म। एक ये जो वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका जो बरतानिया, इंडिया समेत कई ममालिक के लिए जो है ये वैक्सीन मुहैया करने के मुआहदे कर चुकी है और साइनोफार्म चीन समेत दीगर ममालिक को वैक्सीन फराम कर रही है, लेकिन इन दोनों कंपनियों से अभी तक कोई बाज़ाब्ता पाकिस्तान का मुआहदा नहीं हुआ। डॉक्टर फैसल सुल्तान भी कोई तारीख अभी तक नहीं दे रहे। डॉक्टर फैसल महमूद से बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बहुत कन्फ्यूजन है
और वो कन्फ्यूजन दूर नहीं हो रही है। अवाम ये पूछ रहे हैं, कोरोना बढ़ता जा रहा है, वैक्सीन से अभी भी हम कितना दूर हैं हमें नहीं पता। ये वैक्सीन हमें कब मिलेगी और मिलेगी भी तो कितने लोगों को मिलेगी? जाहिर है ये अभी सिंध हुकूमत कह रही है कि हम वफाकी हुकूमत से बात नहीं करेंगे, हम खुद खरीदेंगे। ये कैसे मुमकिन होगा और कब मुमकिन होगा, आप क्या इतला देंगे? तो देखिए, बिल्कुल सही जैसा आपने फरमाया कि वैक्सीन आइडियली तो सभी को मिलनी चाहिए पूरे मुल्क को, मगर जब भी इतने बड़ा हम मुहिम पे शुरू करते हैं तो पहले उन लोगों को देते हैं जिनके अंदर बीमारी लगने के चांस ज़्यादा हैं। सो वो आपके हो गए फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स जो कि कोविड मरीजों को देख रहे हैं। एक दफ़ा उनको लग जाए तो फिर हम लोग दूसरे मरहले में पहुँचते हैं। और याद रखें कि अभी फ़िलहाल तो ऑब्वियसली वैक्सीन नहीं है, मगर जैसे जैसे महीने गुजरेंगे, वक्त गुजरेगा, तो वैक्सीन की फराहमी और बढ़ती रहेगी, क्योंकि फिर प्राइवेट कंपनीज भी इसको लेके आएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, प्राइवेट कंपनीज अगर लेकर आएंगी तो क्या वो उसको बेचेंगी? हुकूमत तो कह चुकी है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को लगाई जाएगी, जैसे दुनिया भर में हो रहा है, तो ये कैसे मुमकिन होगा फिर? हाँ, तो देखिए, दुनिया भर में भी फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे पॉपुलेशन को नहीं लग रही। सिर्फ अगेन अभी भी सिर्फ उनको लग रही है जो कि फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, और कुछ ममालिक में वो लोग जिनको बुरी बीमारी होने के चांसेस ज्यादा हैं, यानी कि आपके ज़ईफ लोग। मगर पूरे जो पॉपुलेशन उनको फ्री नहीं लग रही है। एंड प्रायोरिटी पूरे मुल्क में ऐसी है कि उन्हीं को पहले दी जा रही है जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है इसकी। तो वो लोगों का कोई तखमीना लगाया गया है कि वो कितने लोग हैं जिनको प्रायोरिटी की बुनियाद पर लगाई जाएगी? जी, जैसे सिंध के अंदर मैं आपको बता सकता हूँ कि जितने भी अस्पताल हैं जहाँ पे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनकी लिस्ट या फहरिस्त जो है वो तैयार कर दी गई है। वो गवर्नमेंट को भी फराहम कर दी गई है, उसको तस्दीक भी किया जा रहा है। और ये जो है इसको कनेक्ट कर दिया गया है ये नादरा के साथ। और जो डॉक्टर्स हैं वो ऑनलाइन रजिस्टर होके फिर उनको बताया जाएगा कहाँ पे जाना है उनको वैक्सीन लगाने के लिए। लेकिन हुकूमत सिंध ये कह रही है कि वफाकी हुकूमत ने कोई काम नहीं किया इस पर। अब हम काम कर रहे हैं, हमने 1.5 अरब रुपए का फंड कायम किया है, उससे हम ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो टेकअप करेंगे। अगर ऐसे होगा और एक यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं होगी तो कन्फ्यूजन नहीं होगी इससे कि कौन सी वैक्सीन है, किसको मिलेगी, कब मिलेगी, कौन सी ज़्यादा मौसर होगी? सो इसका देखिए, जो ओवरऑल जो प्लान है जो कि किस किस को मिलना चाहिए, वो तो पूरे मुल्क में एक ही है। दूसरा कौन सी वैक्सीन आएगी, तो वो भी ऑब्वियसली ड्रैफ्ट में जो भी अप्रूव है उसी के थ्रू आएगी, जैसे आपने बताया अभी साइनोफार्म और एस्ट्राजेनेका की 2 वैक्सीन। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन तो है। अब वैक्सीन एग्जैक्टली कैसे आएगी, क्या ये फेडरल की तरफ से आएगी, क्या प्रोविंस खुद डिसाइड करेगा कि वैक्सीन कौन सी लेनी है और कब लेनी है? तो देखिए, इवन अगर प्रोविंस डिसाइड करता भी है तो वो इन सिर्फ 2 वैक्सीन जो कि ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं वो ही ले सकता है। डॉक्टर साहब, एक चीज़, अभी डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब गुफ्तगू कर ही रहे हैं, मीडिया ब्रीफिंग जारी है उनकी। वो कह रहे हैं कि 31 मार्च तक 10 लाख डोज जो हैं वो पाकिस्तान जो है वो हासिल कर लेगा, कि 10 लाख डोज कम नहीं होंगी जिस तरह आप बता रहे हैं सिर्फ सिंध की सूरत हाल। 10 लाख, देखिए अगेन वही बात है कि 10 लाख डोज के बाद कहानी खत्म नहीं हो जाएगी। ये तो पहला मरहला है, उसके बाद फिर आगे जैसे जैसे ये वैक्सीन लग रही हैं, ये 10 लाख डोज अगर मार्च तक आ भी गई तो उसके ये मतलब नहीं कि हम और भी डोजेस की इंतजाम नहीं करें। तो अगेन ये मरहला चलेगा, आहिस्ता आहिस्ता चलेगा, मगर इवेंचुअली उम्मीद इस बात की। सर बस क्विकली बता दें सर, कितना आहिस्ता चलेगा ये, कितनी क्या इसको स्पीडी नहीं होना चाहिए? इस साल में कब तक हम इस काबिल होंगे कि काफ़ी हद तक हम वैक्सीन लगा चुके होंगे लोगों को? तो उम्मीद इस बात की कि प्रॉब्ली साल के आखिर तक ना सिर्फ आपके पास वैक्सीन ज़्यादा आएंगी मगर आपके पास ऑप्शंस भी ज़्यादा होंगे। याद रखें कि इन 2 वैक्सीन के अलावा बहुत सारी और वैक्सीन हैं जिनके ट्रायल्स अभी चल रहे हैं या होने वाले हैं या खत्म हो गए, और वो भी इंशाल्लाह फिर जल्द आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फैसल महमूद साहब। वक्त का नाज़रीन, प्रोग्राम को वाइंड अप करने से पहले यही बात कि वैक्सीन कब तक आएगी, ज़ाहिर इस बारे में अब हुकूमत ही अपनी तौर पर बताएगी, लेकिन ये वैक्सीन, जो भी वैक्सीन हो, दोनों वैक्सीन में से कितनी मौसर साबित होगी ये वक्त साबित करेगा, क्योंकि ये जो वायरस है ये अपनी शक्ल भी बदल रहा है। इस पर हम आगे जाने वाले प्रोग्राम में भी बात करते रहेंगे। अभी फिलहाल वक्त खत्म होगा, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।